नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। आपको बताएंगे आज की कौन सी हैं बड़ी खबरें, अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में भाजपा का 12 घंटे का बंद। कल हुए परम मार्च पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ शाम 6 बजे तक बंद। कोलकाता में बढ़ाई गई सुरक्षा। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गृह और स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आज। राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक आज। बैठक में कई अहम परियोजनाओं की हो सकती है समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई आज। पीएमएलए के तहत ईडी की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की शक्तियों पर उठाए गए हैं सवाल। गुजरात के सभी जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। पिछले 48 घंटों से हो रही है बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। मोरबी समेत राज्य के ज्यादातर डैम में पानी का ओवरफ्लो। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हार को पलटने के मामले में फिर से आरोप। ट्रंप के खिलाफ विशेष वकील जैक स्मिथ ने नया अभियोग किया दायर। और पेरिस में पैरालंपिक खेलों का आज होगा आगाज। भारत ने भेजा अब तक का सबसे बड़ा दल। 12 खेलों में भारत के 84 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के बंद को लेकर। दरअसल पश्चिम बंगाल में आज भाजपा का 12 घंटे का बंद जारी है। भाजपा ने कल दबाना मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस की बर्बर कार्रवाई के विरोध में बंद का आह्वान किया था। भाजपा ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि बेटी को न्याय दिलाने के स्थान पर ममता सरकार की पुलिस राज्य के शांति प्रिय लोगों के साथ बर्बर व्यवहार कर रही है। भाजपा ने ममता बनर्जी के इस अन्याय के खिलाफ बंद रखा है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल सरकार ने राज्य के लोगों से इस बंद में भाग नहीं लेने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले बंद के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित ना हो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टर्स, युवा और महिलाओं के साथ किए गए हिंसक व्यवहार पर ममता सरकार पर निर्ममता और तानाशाही की सारी हदें पार करने का आरोप लगाया है। आज जिस तरह से पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमान्य किया है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल दिया है कि आरजी का रिलेटेड इश्यू में शांतिपूर्ण मिছিল में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग देखे हैं पूरा निरस्त्र स्टूडेंट, बुजुर्ग, बच्चों, उसके ऊपर पुलिस उठा के पत्थर उठा के फेंक रहे। इसका पिक्चर मेरे पास है। लाठीचार्ज किया है। और आप अगर हम लोग प्रतिवाद करेंगे तो आप पुलिस का अत्याचार करेंगे और हम लोग प्रतिवाद भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं चल सकता है। तो हमारा प्रतिवाद चलेगा और मिनती करके, हाथ जोड़ करके प्रतिवाद आज का बंद। दूसरा पार्टी जैसा गाड़ी आए तो पत्थर मार के गाड़ी का कांच तोड़ दिया, ये हम लोग नहीं करते हैं। ये हमारा पार्टी हमको सिखाया नहीं। हाथ जोड़ के मिनती करके बोल रहा है। वहीं डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव की सह अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे। बैठक में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में अल्पकालिक उपायों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में व्यक्तियों और विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगने के लिए अपनी वेबसाइट पर एनटीएफ के लिए सुझाव शीर्षक के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है। राष्ट्रीय पोर्टल पर सुझाव मिलने शुरू भी हो गए हैं। प्राप्त सुझावों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कार्यबल के सदस्यों के विचार विमर्श के लिए भेजे जाएंगे। एनटीएफ सदस्यों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव विभिन्न प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे बार पीएम बनने के बाद आज पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। मंत्रालयों के बंटवारे के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा के साथ सरकार की प्राथमिकताओं, नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं इस बैठक में कई अहम परियोजनाओं की समीक्षा हो सकती है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई बड़े मंत्री बैठक में शामिल होंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले कुल 279 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन वापस लेने का समय 30 अगस्त तक का है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। जी हां, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासियों के अस्तित्व की समस्या को लेकर केवल भारतीय जनता पार्टी ही गंभीर है। अन्य दल केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ने को लेकर कहा कि पार्टी में कोई ऐसा फोरम या मंच नहीं था जहां वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पाते और पार्टी के सीनियर नेता स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज बाबा तिलका मांझी और सिद्धो कान्हू की पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा जमीनों पर कब्जा किए जाने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जिन वीरों ने जल, जंगल व जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके वंशजों की जमीनों पर ये घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। इनकी वजह से फूलो झानो जैसी वीरांगनाओं को अपना आदर्श मानने वाली हमारी माताओं, बहनों व बेटियों की अस्मत खतरे में है। इससे पहले चंपई सोरेन ने एक पत्र के जरिए देश व जनता के सामने अपनी बात रखी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज पीएमएलए फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई होगी। कई याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय के जुलाई 2022 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है, जिसने ईडी को पीएमएलए के तहत व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और समन भेजने तथा निजी संपत्ति पर छापेमारी करने की असीमित शक्तियां दी हैं। 2022 के पीएमएलए फैसले ने 2002 के अधिनियम के तहत ईडी को दी गई व्यापक शक्तियों की पुष्टि की थी। 2002 के अधिनियम के तहत ईडी को व्यक्तियों को बुलाने, गिरफ्तारियां करने, छापे मारने और संदिग्धों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला था। न्यायालय ने इन शक्तियों को ये कहते हुए उचित ठहराया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास देश की संपत्ति को अपराधियों से बचाने के लिए प्रभावी उपकरण होने चाहिए। भारत और चिली के बीच दूसरी संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर एस जयशंकर और चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो वेन क्लोवेरेन सह अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा चिली के विदेश मंत्री का मुंबई में कार्यक्रम है। भारत लैटिन अमेरिका के इस प्रमुख साझेदार के साथ सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ऐसे में चिली के विदेश मंत्री की ये यात्रा काफ़ी अहम है। क्लावेरेन की ये यात्रा दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर प्रदान करेगी, जिसमें द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। और बात करते हैं आफत बनी बारिश को लेकर। दरअसल गुजरात में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मोरबी समेत राज्य के ज्यादातर डैम में पानी का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। मोरबी में 10 जलाशयों में पानी ऊपर तक भर गया है। मच्छू डैम में 2.5 लाख क्यूसेक पानी की आवक होने के कारण बांध के 38 में से 30 गेटों को खोल दिया गया है। वहीं मोरबी कच्छ नेशनल हाईवे पर पानी भरने से यातायात भी बाधित है और फिलहाल बंद है। बाढ़ की वजह से मोरबी मालिया के नमक उद्योग, खेती और रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा के मद्देनजर शाला और जाहिर में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के कारण वडोदरा स्थित चिड़ियाघर में पानी भर गया है। अहमदाबाद के गोदरेज गार्डन सिटी में भी बारिश के कारण पानी भर गया, जिस वजह से वहां रह रहे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही गुजरात के कई ज़िलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात सरकार, डिजास्टर विभाग और ज़िला प्रशासन एक्शन मोड में है। वहीं राजधानी दिल्ली में देर रात से ही कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। इसके चलते दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में जलभराव की समस्या भी हुई। चाणक्यपुरी, वसंत विहार और दिल्ली गेट में जलजमाव से आवागमन भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभालने के बाद 15 अगस्त 2014 को महत्वाकांक्षी जनधन योजना की घोषणा की थी और 28 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। आज इस योजना के 10 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम जनधन योजना के जरिए सरकार देश के गरीब वंचित तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में कामयाब रही है। साथ ही इसके जरिए डीबीटी के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा भी सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने, हर परिवार का बैंक खाता खोलने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई महत्वाकांक्षी जनधन योजना देश भर के करोड़ों लोगों के जीवन में कल्याणकारी साबित हुई है। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की रहने वाली राजकली, जिनके जीवन में प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खुलने के बाद काफी बदलाव आया है। खाता खुलने के बाद उनकी जिंदगी पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। वहीं आगरा की लवली कुमारी का कहना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए खाता खुलने से अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर पैसे नहीं कटते। प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। जो हमें पॉकेट मनी मिलती है हम इसमें जमा करते हैं, जिससे हमें बचत करने की आदत पड़ गई है। 8 साल से मैं इस खाते से लेन देन कर रही हूँ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के लिए धन्यवाद। इस खाते से मुझे कई सारे लाभ मिले हैं और ये खाता बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप लोग सब लोग खुलवा सकते हैं, तो इसमें आपको कई सारे लाभ मिलेंगे। को हम 0 बैलेंस से खुलवा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता कटने का। अगर हम पैसे ना भी रखें और सारे पैसे निकाल सकते हैं इसमें से। राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले लक्ष्मी नारायण का कहना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलने के बाद उन्हें बैंकिंग से जुड़ी कई तरह की सुविधा मिलने लगी है। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले आदेश्वर वर्मा का कहना है कि इस योजना के शुरू होने से ग्रामीण लोगों के लिए बैंक खाता खुलवाना आसान हुआ है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण लोगों को अपने पैसे जमा करने और निकालने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता है, बल्कि वो गांव में ही ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से अपने बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत गैस सब्सिडी, नरेगा और इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा का फायदा हमको इससे मिल रहा है। इस योजना के जोड़ने के बाद बैंकिंग प्रणाली की काफ़ी सुविधा हमको मिलने लगी है। इसलिए जनधन योजना जब से चालू हुई है तब से हमको इसका फायदा मिला। 0 बैलेंस में सबका खाता खुला है। साथ ही साथ उसमें जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा जो कि 436 और 20 रुपए इस सालाना जो देना पड़ता है, जिसमें 4 लाख का बीमा सभी ग्राहकों को सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की रहने वाली माया सरकार का कहना है कि पहले उनके पास कोई बैंक खाता नहीं था, लेकिन अपने एक परिचित से प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जानकर खाता खुलवाया और अब 300 रुपए प्रति माह गैस सब्सिडी सीधी उनके खाते में आ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मालदा की रहने वाली बोनी कुंडू साहा का कहना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए खाता खुलवाना काफी आसान है और इस योजना में खाता खुलवाने के बाद उन्हें काफी फायदा मिला है। मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था। दोस्त से जनधन योजना के बारे में सुना और उसके बाद मैंने अकाउंट खोला। तब से काफी कुछ सुविधाएं मिली हैं। कोरोना के समय मोदी जी के जरिए मुझे 500 रुपए महीने करके 1500 रुपए मिले हैं। 1500 টাকা পেয়েছি। ये अकाउंट विदाउट एनी पैसे के चल सकता है
और इस अकाउंट से हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है, जैसे कि वो जो बीमा 12 ये ईयरली 12 रुपये का वो भी हम किया है, या फिर पेंशन है जो 384 रुपीज़ का है वो भी हमने लिया है। मोदी सरकार द्वारा पीएम जनधन योजना को लाने का मकसद था जनता का आर्थिक सशक्तिकरण और गरीब वर्ग को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। जिन लोगों की पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक नहीं थी वो इसके जरिए बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सके। इन खातों से जहां देश के सामान्य जन को आर्थिक आजादी मिली है, वहीं सरकारी योजनाओं की सब्सिडी भी डीबीटी के जरिए सीधे उनके खातों में जा रही है। यानी भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम भी लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से एक सफल योजना अभी तक रही है, ना सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है बल्कि लाभार्थियों को सीधा लाभ इसके जरिए मिल पाया है। आगे बढ़ते हैं। खासतौर से अगर बात करें छत्तीसगढ़ महादेव सट्टा ऐप मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव बेटिंग ऐप सट्टा मामले में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस मामले की जांच को आधिकारिक रूप से केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर कुल 70 केस दर्ज हैं। आइए देखते हैं ये और ज़्यादा जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ महादेव सट्टा ऐप मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव बेटिंग ऐप सट्टा मामले में बड़ा कदम उठाते हुए मामले की जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर कुल 70 केस दर्ज हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान अक्टूबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच शुरू की थी। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इन्हीं प्रकरणों के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया था। रायपुर में जनवरी 2024 से अब तक 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदेश भर में यह आंकड़ा करीब 600 है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है, पिछले 5 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाकर चल रही है और आप सब लोग देख रहे हैं कि जो भी जहां भी करप्शन का गुंजाइश था, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार किए पिछले 5 साल में उनको सजा देने का काम भी चल रहा है। चाहे वो आबकारी घोटाला हो, शराब घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे डीवेप का घोटाला हो, चाहे महादेव ऐप का घोटाला हो। 70 केसेस थे महादेव ऐप के संदर्भ में जो सामान्य थानों में थे। ईओडब्ल्यू में भी एक केस था। इन सारे प्रकरणों को कुछ दिनों से कुछ चर्चा थी, प्रदेश में विभिन्न बातें होती थी, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक प्रदेश से बढ़कर के अनेक प्रदेशों का विषय हो गया था। कुछ मुखिया ऐसे सुनने में आता है कि वो कहीं विदेश में रहते हैं। इन सारे विषयों को लेकर के अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। ईडी ने नवंबर 2023 में एक कथित कैश कुरियर असीम दास को गिरफ्तार किया था। दास और एक अन्य आरोपी कांस्टेबल भीम सिंह यादव भी गिरफ्तार हुआ था। उनके पास से करोड़ों की नकद राशि भी बरामद हुई थी। यह पैसा दुबई से रायपुर लाया जा रहा था। एक प्रोमोटर ने वीडियो प्रसारित कर तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल पर लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आरोप भी लगाया था। नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने भी आरोप लगाया था कि महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। सीबीआई ने नए सिरे से महादेव ऐप सट्टे मामले की जांच करेगी। माना जा रहा है कि इस केस में शामिल नेताओं और पुलिस विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो जाहिर तौर पर इस कदम के बाद न सिर्फ जो सच्चाई है वो सामने आएगी बल्कि पूरी तरीके से जो अभी तक तथ्य छिपे हुए हैं वो भी उजागर हो सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और खासतौर से अगर बात की जाए, दरअसल अचानक से कोई आपके घर आकर उसे अपना बता दे और आपसे उसे खाली करने के लिए कहे तो आप क्या कहेंगे? बिहार की राजधानी पटना से करीब 30 किलोमीटर की दूर फतुहा में भी ऐसा ही कुछ हुआ है।
फतुहा के गोविंदपुर गांव के कुछ गांव वासियों को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1 महीने में अपने घर खाली करने का नोटिस दे दिया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये जमीन उनकी है। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में है। देखिए इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। पटना से आया अजीब मामला सामने। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लोगों से घर खाली करने को कहा। पुश्तैनी जमीन पर रह रहे हैं लोग। सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा जमीन उनकी। लोगों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस बिल को संसद में पास होने से रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ पटना से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतुहा के गोविंदपुर गांव में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा एक खेल खेला जा रहा है। यहाँ रहने वाले करीब 15 परिवार हैरान भी हैं और परेशान भी। दरअसल उनके घरों पर अचानक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। नोटिस में बोर्ड ने घर को खाली करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है, जबकि लोगों का दावा है कि वो अपनी पुश्तैनी जमीन पर रह रहे हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि गोविंदपुर के पिछले हिस्से में एक मजार है। उस मजार से शुरू होकर आसपास की पूरी जमीन कब्रिस्तान की है, जबकि गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पहले कभी कब्रिस्तान रहा ही नहीं। अगर कब्रिस्तान होता तो कोई घर क्यों बनता। हम लोग हाई कोर्ट की तरफ गए और वहाँ हम लोग को राहत मिला है, लेकिन फिर भी वह बोर्ड गाड़े हुए हैं ज़बरदस्ती अपना हम लोग को उसमें खाता खेसरा लिखे हुए ज़मीन का, और ज़बरदस्ती हर तरह से ज़बरदस्ती करता है और नहीं हटा रहा है बोर्ड अभी तक। हम लोग का हाई कोर्ट से मिला है कि इन लोग का ज़मीन है, सब चीज़ है, और उसके बाद ही बोर्ड गाड़े हुए हैं। गोविंदपुर के लोगों ने परेशान होकर जमीन के मालिकाना हक की जांच के लिए डीएम के पास आवेदन किया है। इसके जवाब में जिलाधिकारी ने लिखित जवाब दिया कि जमीन रैयत है। इसका अर्थ है कि जमीन का मालिकाना हक वहां के रहने वालों का है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का नहीं। इसके बाद मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड से जमीन के कागज दिखाने को कहा। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास संतोषजनक जवाब ही नहीं था। इसके बाद हाई कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के नोटिस पर स्टे लगा दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोविंदपुर के पास बाजार समिति बन रही थी। इसके लिए कुछ दिनों पहले सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया था। इसमें उस जमीन का भी कुछ हिस्सा अधिग्रहित किया गया था, जिस पर वक्फ ने दावा ठोका है। सरकार ने जमीन अधिग्रहण के एवज में उसका मुआवजा स्थानीय व्यक्तियों को दिया था। कागज पत्तर जितना है खतियान में वो सब सही है सर। हम लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट से हम लोग के डिग्री भी हुआ। वो हम लोग वही काम कर रहे हैं और बबलू मियाँ ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं वक्त का ज़मीन है, ज़मीन को खाली कीजिए। तो कैसे कर। मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि पहले मौखिक रूप से भी कई जमीन वक्फ बोर्ड की होती थी। साथ ही राज्य में कई ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड की हैं। बोर्ड के पास हर जमीन की डीड नहीं है। पहले ये ओरल होता था, कब्रिस्तान कोई रजिस्टर्ड नहीं होता था, ओरल दे दिया गया। शमशान के लिए जमीन लोग ओरल दे दिया करते थे कि भाई यहाँ शमशान होगा, यहाँ कब्रिस्तान होगा। ओरल मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे दी जाती थी। तो वक्फ बाई विल होता है, वक्फ बाई डीड होता है और वक्फ बाई यूजर भी होता है, जिसको ओरल कब्रिस्तान में दे दिया गया, जिसका कोई भी डीड नहीं है। इस विवाद के साथ ही एक बार फिर से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन इस विधेयक के संसद से पारित होने के बाद उम्मीद है ऐसे मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी। गांव वालों ने जमीन के मालिकाना हक की जानकारी के लिए डीएम के पास आवेदन किया था। डीएम ने लिखित रूप में बताया है कि ये जमीन रैयती है। इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड का इस पर कोई अधिकार नहीं है। बिहार के कई कोर्ट में ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है, लेकिन कोर्ट में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाता है। वक्फ बोर्ड ये कोर्ट को नहीं बता पाता है कि उसके पास ज़मीन कैसे आई है। ऐसा ही ये मामला फतुहा का भी है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से जय कुमार के साथ मधुरेश नारायण। और वहीं राजधानी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल उठे हैं। मंगलवार को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी सहित कई नेताओं ने राजधानी के कापसहेड़ा इलाके के एमसीडी स्कूल का जायजा लिया। एमसीडी स्कूल आम आदमी पार्टी सरकार की कलई खोलते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दोनों ने ही सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। आप भी देखिए कैसे एमसीडी जीतने के 20 महीने बाद भी आम आदमी पार्टी इन स्कूलों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है।
दिल्ली भाजपा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने का प्रयास किया है। इस बार दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर बिधूड़ी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कापासेड़ा दिल्ली नगर निगम के स्कूल का जायजा लिया और दिल्ली भाजपा ने खुलासा किया कि किस तरह से कापासेड़ा दिल्ली नगर निगम के स्कूल में विद्यार्थियों को जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस मौके पर दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह भी मौजूद रहे। हम सब यहाँ पर अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की अगुवाई में हमारे सांसद आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी के साथ मैं स्वयं राजा इकबाल सिंह नेता प्रतिपक्ष दिल्ली नगर निगम आज स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए कापासेड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आए। हमें बहुत उम्मीद थी केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दिल्ली का रोल मॉडल हम यूरोप के स्टैंडर्ड का बनाएंगे। अभी हम 7 वाले क्लास में गए, हमारे बच्चे ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं, 2-2 क्लासों को क्लब कर कर फटी दरियों के ऊपर हमारे बच्चे बैठे हुए। आप इस क्लासरूम में देखिए बच्चों की क्या हालत कर दी। कौन कह सकता है ये निगम का स्कूल है? भारतीय जनता पार्टी का भी समय था, हर एक बच्चा एक डेस्क में बैठता था, बच्चों को अप्रोप्रिएट टीचर दे रखे थे। आज क्लासरूम के अंदर टीचर्स ही नहीं है, बच्चे यहाँ आकर क्या पढ़ेंगे? आप यहाँ पर टॉयलेट देखने जब हम गए, इतने गंदे टॉयलेट कि आप टॉयलेट के 1 किलोमीटर पास में नहीं जा सकते। दिल्ली भाजपा लगातार दिल्ली नगर निगम में काबिज आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाती रही है और एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि किस तरह से विश्व स्तरीय मॉडल की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में किस तरह की शिक्षा दे रही है और किस तरह के वहां पर इंतजाम किए गए हैं। पहले दिल्ली सरकार के स्कूलों पर और अब एमसीडी के स्कूलों पर भी सवाल उठने लगे हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है डीडी न्यूज पर।